हेलो फ्रेंड्स, आज इस एजुकेशन एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे चर्चा का विषय है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। गाइज, इसे चर्चा में लेने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो से जुड़ी हर नई अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो इस हिंदी भाषा और उसके विकास में हम जिन जिन टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह इस प्रकार है। पहला जो है हम हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी एवं अपभ्रंश का संबंध। हिंदी और अपभ्रंश का संबंध क्या है, आदिकालीन हिंदी एवं अपभ्रंश में अंतर क्या है, जो हमारे इसमें ये भी चर्चा करेंगे जो अपभ्रंश या पुराने हिंदी के जो कवि हैं, जो इनके कवि हैं, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी रचनाओं का काल, उनकी रचना का नाम क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास। काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास, इसमें हम देखेंगे कि अवधि का विकास किस प्रकार हो रहा है तथा इसमें कवियों ने किस तरह की रचना की, किन किन आचार्यों ने अपने क्या क्या मत दिए, इस तरह के हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास हमारा जो लास्ट और अंतिम टॉपिक है इस वीडियो का, वह है ब्रज भाषा का विकास। अब हम इन सारे टॉपिक को विस्तार से पढ़ना आरंभ कर देते हैं। तो भारत में बहुत सारी प्रकार की बोलियां बोली जाती थी, भाषाएं बोली जाती थी। तो सबसे मुख्य रूप में जो है हमारा पहला है आर्य परिवार, दूसरा है हमारा द्रविड़ परिवार। आर्य भाषा परिवार तथा द्रविड़ भाषा परिवार जो है, ये आर्य भाषा परिवार वह उत्तर भारत की भाषाएं मानी जाती है, यानी ये उत्तर भारत में ज़्यादा ये आर्य भाषा प्रचलित थी तथा दक्षिण में द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं वह ज़्यादा प्रचलित थी। अब जो ये उत्तर भारत की जो आर्य भाषा जो है वह संस्कृत की संस्कृत में जो है वो प्राचीन मानी जाती है, जिसका प्राचीन रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी के उत्तराधिकारी हिंदी है, मतलब हिंदी का विकास इसी आर्य परिवार से हुआ है। अब हम देखेंगे इस आर्य भाषा को किस काल में विभाजित किया। तो आर्य भाषा को जो है 3 काल में विभाजित किया। पहला जो है प्राचीन, दूसरा है मध्य, तीसरा है आधुनिक। पहला है प्राचीन, दूसरा मध्य, तीसरा आधुनिक आर्य भाषा। दोस्तों, मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि इधर मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले ये जो हमारा प्राचीन आर्य भाषा है उसे विद्वानों ने 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में विभाजित किया है। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तथा ये जो मध्य आर्य भाषा परिवार है उसे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक विभाजन किया गया है। तथा अब हमारा जो ये आधुनिक काल है, आधुनिक काल 1000 ईस्वी से अब तक, यानी अब तक जो चली आ रही है वह ये इसमें आधुनिक काल में आएगा। किस काल में आएगा? अब से अब तक चली हुई परंपरा आधुनिक काल। अब नेक्स्ट जो हमारी ये प्राचीन आर्य भाषा परिवार है वो वैदिक संस्कृति एवं लौकिक संस्कृति, इसका जो उप विभाजन है वह है वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृतिक। यह जो है प्राचीन आर्य भाषा परिवार, यह इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें जो है वैदिक संस्कृति में हमारे हमारे वेद आ जाएंगे, चारों वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, उपनिषद आ गए, ये सब वैदिक संस्कृति की रचना है। अब हमारा जो है टॉपिक लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति में हमारा जो आ गया रामायण आ गया, महाभारत आ गया। रामायण, महाभारत, ये जो हमारा ये है लौकिक संस्कृति में, वो उसमें आ जाएगा हमारा रामायण, महाभारत, ये सभी ग्रंथ आ जाएंगे इसमें। अब जो है मध्य आर्य भाषा परिवार, जिसे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है।
तो पहला है इसमें 3 भाषाएं विकसित हुई है। मध्य आर्य भाषा परिवार में 3 भाषाएं विकसित हुई है। पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा और अंतिम है अपभ्रंश। जो पाली भाषा है वह इसका जो काल है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अगला जो प्राकृत है इसका काल है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। 500 से 1 से 500, 500 से 1000, 500 से। अपभ्रंश का जो काल है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक विद्वानों के द्वारा माना गया है। अब जो देखते हैं ये जो पाली जो भाषा है इसे हम मागधी भाषा भी कहते हैं। इसका जो उपनाम है वह है मागधी भाषा। अब इस पाली में जो है बौद्ध धर्म आ जाता है। कौन सा धर्म आ जाता है? बौद्ध धर्म। यानी इसमें जो ग्रंथ, जो रचनाएं हुई वह ऑब्वियसली बौद्ध भाषा में ही लिखी जाएगी, बौद्ध साहित्य में लिखी जाएंगी। ये पाली भाषा में लिखी गई है। पाली भाषा में आ गए त्रिपिटक में 3 अर्थात 3, पिटक यानी ग्रंथ। इसमें आ गए सूत पिटक, विनय पिटक और अंतिम है अभिधम पिटक। अब एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं। जो पाली है वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। इसे हम मागधी भाषा भी कहते हैं, यानी इसका उपनाम है मागधी। ये है बौद्ध धर्म की भाषा है। इसमें जो ग्रंथ, जो रचना हुई वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक में आ जाएंगे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला जो हमारा है प्राकृत भाषा जो आमचाल की भाषा होती है, जो पंडितों के द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। इसमें जो है जैन साहित्य आ जाएंगे हमारे। जैन साहित्यकार आ जाएंगे। और ये जो इसमें 5 भेद है। पहला है शौरसेनी प्राकृत। दूसरा आ गया हमारा पैशाची प्राकृत। तीसरा हमारा आ गया महाराष्ट्री प्राकृत। चौथा आ गया हमारा अर्धमागधी प्राकृत। 5वां और अंतिम आ गया मागधी प्राकृत। ये जो है प्राकृत भाषाएं की भेद है। तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो मध्य आर्य भाषा है वो 3 इसमें भेद है। मध्य में 3 भाषाएं विकसित हुई है। पहला है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब पाली की चर्चा हम कर चुके हैं। प्राकृत को एक बार और दोहरा देती हूँ। जो प्राकृत भाषा है वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया। इसमें जो हमारे जैन धर्म के लोग आ जाते हैं। जैन साहित्य इस भाषा की रचना है तथा इस प्राकृत भाषा की जो भेद हैं वह है शौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत तथा मागधी प्राकृत। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपभ्रंश। इसका प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया। 500 से 1000 ईस्वी तक हुआ। इस भाषा को अवहट, देशी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वह बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप संस्कृति न रहकर आमचाल की बोल भाषा बन जाती है तो जो है सामान्य रूप से ये इसका जो है जो भाषा है वह बदलती रहेंगी।
ये जो भाषा है बदलती रहेंगी, इसलिए कहा गया है कि ये जो पंडितों की दृष्टि से वह बिगड़ी हुई भाषा है। यानी पंडित ने कहा इसे गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ इसे नाम दिया, यानी उन्होंने इस भाषा को बिगड़ी हुई भाषा मानी। अपभ्रंश का जो प्रारंभ विद्वानों में बहुत मतभेद रहा, ज़्यादा नहीं पर हाँ मतभेद था। जो इस अपभ्रंश भाषा में तीन विद्वानों ने अपना मत दिया। पहला जो है विद्वान उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसमें कहा इन्होंने अपभ्रंश का जो काल है वह है 700 ईस्वी से अपभ्रंश का जो है आरंभ इन्होंने माना। ठीक है, चलो अब आगे हमारे डॉक्टर नामवर सिंह, हमारे जो अगले डॉक्टर नामवर, इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, इसमें इन्होंने ये जो अपभ्रंश का जो काल है वह 700 ईस्वी ही स्वीकार किया है। यानी नामवर सिंह ने अपभ्रंश का जो आरंभ 700 ईस्वी से माना है। अगले जो हमारे आगे वह है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इन्होंने जो अपभ्रंश का जो काल माना है वह है 500 ईस्वी से अपभ्रंश का आरंभ माना है। यानी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी से स्वीकार किया है। अब अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्नलिखित वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया है। अब जो है भामह ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्योपयोगी भाषा का है। यानी जो भामह जी हैं इन्होंने अपभ्रंश और प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा को काव्योपयोगी भाषा कहा है। किसने कहा है अपभ्रंश और प्राकृत भाषा को काव्योपयोगी भाषा? तो वो है भामह जी। अब हम देखते हैं कि जो अपभ्रंश का साहित्य में जो प्रयोग हुआ है वह 1200 ईस्वी तक हुआ है। यद्यपि इस काल का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाना ये सही है, कहीं हद तक सही है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में आ चुका था। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का जो साहित्य है वह आ चुका था, किंतु कुछ काल तक बाद में अपभ्रंश का जो प्रयोग साहित्य में भी होता रहा। जो अब हमारी जो आधुनिक आर्य भाषा का जो विकास हुआ है इसी अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा का जो विकास है वह इसी अपभ्रंश से हुआ है, तथा हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का जो विकास है वह अपभ्रंश से हुआ है। अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश कहलाएगी। हिंदी की जननी अपभ्रंश कहलाएगी। अब हम देखेंगे जो अपभ्रंश का वह उसका जो क्षेत्रीय रूप है कई रूपों में प्रचलित है, जैसे सौरसैनी अपभ्रंश हो गया, पैसाची अपभ्रंश हो गया, ब्राचट अपभ्रंश हो गया, खस अपभ्रंश हो गया, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हो गया, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश हो गया। तो जो मैं इसे लिखना चाहूँगी, वीडियो पॉज कर देती हूँ ताकि आप लोग का भी समय बर्बाद ना हो और मेरा भी। तो जो हमारा पहला है वह है सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश में हमारा आ जाता है पश्चिमी हिंदी यानी ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी के अलावा इसमें आ जाते हैं राजस्थानी, गुजराती। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वह है पैसाची। इसमें आ गया हमारा पंजाबी आ गया हमारा, लहंदा आ गया हमारा। तीसरा जो है वह है ब्राचट अपभ्रंश। ब्राचट अपभ्रंश में आ गया हमारा सिंधी, तथा चौथे में आ गया हमारा खस अपभ्रंश में आ जाएगा हमारा पहाड़ी। अब जो हमारा नेक्स्ट है वह है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। 5वां नंबर वह है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। कॉमन है ये सभी को आता होगा। महाराष्ट्र में जो है मराठी सबसे प्रचलित भाषा है। अब है 6 है जो हमारा अर्धमागधी है।
अर्धमागधी, इसमें आ गया हमारा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अब हमारा जो 7वां और अंतिम है वह है मागधी, वह है हमारी मागधी अपभ्रंश, जो कि इसमें है हमारा बिहारी आ जाएगा, उड़िया आ जाएगा, असमिया आ जाएगा तथा बंगला भी आएगा। मतलब चार आर्य भाषा से विकसित होने वाली भाषा है। अब हम देखेंगे इसका विकास कालक्रम। इसका विकास कालक्रम क्या है? पहला तो वैदिक संस्कृति, अगला आ गया संस्कृत के बाद हमारा आ गया पाली, नेक्स्ट हमारा प्राकृत, अगला आ गया हमारा अपभ्रंश से आ गया हमारा हिंदी, जो कि अभी चली आ रही है। और ये जो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है मूलतः सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब अगला जो टॉपिक ये कवर हो चुका है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का जो विकास है वह हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हिंदी एवं अपभ्रंश में संबंध, मतलब हिंदी और अपभ्रंश में संबंध क्या है। तो चलते हैं हिंदी और अपभ्रंश में संबंध। तो जो पहला संबंध क्या है? अपभ्रंश का जो प्रयोग है यद्यपि 12वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा, यानी जो अपभ्रंश भाषा है उसका प्रयोग 12वीं शताब्दी तक बना रहा, किंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी जो है बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अतः जो हिंदी भाषा का जो आरंभ है वह 1000 ईस्वी से हुआ माना जाना तर्कसंगत कहलाता है। ठीक है, तो जो है अब जो दूसरा संबंध है वह है अपभ्रंश में प्रयुक्त तद्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया। जो अपभ्रंश का जो तद्भव रूप है हिंदी ने ग्रहण कर लिया था। फिर अपभ्रंश की जो ध्वनि है हिंदी में प्रचलित थी, जैसे ये ढ, नह, मह, फिर आ गया हमारा लह, नह, मह, लह, ढ आ गया हमारा, ये व आ गया। ये सभी जो है अपभ्रंश का प्रचलित रूप है जो कि हिंदी में आने लगा। अब जो है भाषा की प्रवृत्ति कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती जा रही थी। जैसे ये संयुक्त स्वर है, इसको तोड़ के न बन गया, ये ह बन गया, यानी इन्होंने संयुक्त स्वर से महाप्राण स्वर का रूप ले लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, अगला जो है हमारा ये भाषा की जो प्रवृत्ति है कठिनता और सफलता की ओर बढ़ती जा रही थी, ये हमने अभी पढ़ा। जो हमारे वचन थे, लिंग थे, जो 3 वचन है 3 लिंग थे, अब जब हिंदी में 2 वचन 2 लिंग रह गए। संस्कृत में जहाँ इसके 24 रूप बनते थे वहाँ हिंदी में 2 रूप बनते हैं। एक हो गया मूल रूप हो गया हमारा, एक जो है विकारी रूप हो गया। फिर नेक्स्ट जो है जो सौरसैनी अपभ्रंश उस काल की जो साहित्यिक भाषा थी और गुजरात से लेकर बंगाल तक, सूरसेन प्रदेश से लेकर बरार तक इसका एक छत्र साम्राज्य था। यानी जो सौरसैनी अपभ्रंश है इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया, जैसे हो गया संस्कृत, पाली, प्राकृत, संयोगात्मक भाषाएं जो थी हमारी, जबकि ये जो अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा थी। संज्ञा सर्वनाम कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से लगने लगे थे। यही प्रवृत्ति हिंदी ने भी ग्रहण की। अब जो अपभ्रंश ये जो नपुंसक लिंग है हिंदी की तरह नहीं रही। अब ये जो काल में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश कहा गया तथा बोलचाल की तत्कालीन भाषा को देशभाषी कहा गया। अब जो ये है काव्य भाषा के रूप में जो प्रयुक्त है, मतलब जो काव्य भाषा में जो अपभ्रंश आया, अपभ्रंश का जो भाषा है उसे काव्य भाषा कहा गया, और जो लोगों के द्वारा बोली गई उसे कहा गया देसी भाषा। ठीक है, फिर जो अपभ्रंश के कुछ उदाहरण आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में देते हैं। ये उन्होंने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा
कंतु, भला हुआ जो महारा बहड़ी महरा कंतु, लज्जेज तू वह शीस अज्जू जे भग्गा घर इंतु। ये इसके जो कवि हैं वह है मंजू जी हैं, 8वीं शती के हैं ये। अर्थात भला हुआ जो मेरा कंत युद्ध में मारा गया, हे सखी यदि वह युद्ध क्षेत्र से कार्यतापूर्व भागकर घर आता तो मैं सखियों से लज्जित होती। अब जो है मैंने लिखा है इन शॉर्ट में मैं बता देना चाहूँगी एक बार रिवाइज करने के लिए। हिंदी भाषा का जो आरंभ है वह 1000 ईस्वी से माना तर्क संगत दिखाई पड़ा। अब जो है अपभ्रंश का जो तद्भव रूप है वह हिंदी ने ग्रहण कर लिया। जो रूप लिंग वचन, रूप हो गया, लिंग हो गया, हमारा वचन हो गया, वह हिंदी भाषा में कम हो गए। और जो इस वचन मैंने जैसा बताया, वचन के मूल रूप हो गए, रूप हो गए, मूल रूप हो गए, विकारी रूप हो गए। अब जो है अब जो हमारे ये जो अपभ्रंश भाषा है काव्य में आया तो वह काव्य उपयोगी भाषा कहलाया, तथा ये जो आमचाल की भाषा में आया, आमचाल की बोली भाषा में आया, वह देशी भाषा कहलाया या देश भाषा कहलाया। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि। जो अब हम डिस्कस करेंगे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के कवि के बारे में। अपभ्रंश काल के कवि इस प्रकार है। पहला जो है सरहपा। जो सरहपा है उनकी जो रचनाएं हैं वह है मुक्तक रचनाएं। हमारे सेकंड नंबर पे जो देवसेन है उनका जो रचना है वह है श्रावक का चार। ये नेट जेआरएफ के 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। स्वयंभू जो है उनका बहुत सारा ये रचना है, जैसे हो गया स्वयंभू छंद हो गया, और परमचर्यु हो गया, रिट्ठेमणि चर्यु ये हो गया। बहुत टेढ़ा मेढ़ा नाम है, लेने में दिक्कत हो रहा है। हाँ, अब आगे हमारे पुष्पदंत आगे हैं, उसमें इन्होंने रचनाएं की पुष्पदंत जी ने महापुराण, जसहर चर्यु। अब है धनपाल भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान संदेश रासक, राम सिंह पाहुर दोहा। अब हेमचंद्र जी हैं, उन्होंने शब्द अनुशासन, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। विद्यापति कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इनकी एक और रचना है पदावली के नाम से। तो ये हो गए अपभ्रंश काल के कवि। अब जो हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है काव्य के रूप में अवधि का उदय और विकास। काव्य के रूप में अवधि का उदय और विकास। तो दोस्तों जो मध्यकाल की जो अवधि है, जो मध्यकाल है उसमें जो भाषाएं विकसित हुई वह है, पहला तो अवधि भाषा, दूसरा है हमारा ब्रज भाषा। ये दो भाषाएं जो है काव्य की दृष्टि से बहुत विकसित हुई। परिमाणता अवधि सीमित क्षेत्र की बोली न रहकर मतलब सीमित क्षेत्र की बोली न रहकर व्यापक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगी, मतलब व्यापक क्षेत्र की काव्य की भाषा बन गई। अवधि जो है भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में सूफी कवियों ने किया। सूफी कवि में जो आ जाएंगे मुल्ला दाऊद आ जाएंगे हमारे, जिन्होंने चंद्रयान की रचना की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अवधि का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो अवधि का जो प्रथम महाकाव्य है वह है मुल्ला दाऊद का चंद्रयान, जो कि 1369 में रचना की गई। तो कवि का नाम लिख देते हैं। पहला जो हमारे आगे मुल्ला दाऊद। अवधि भाषा के जो प्रथम कवि हैं वह है मुल्ला दाऊद, जिन्होंने चंद्रयान की रचना की, जो कि है 1379 ईस्वी में। इसका रचना काल है, ये रचना का नाम ये है कवि के नाम। दूसरे में आगे हमारे ईश्वर दास जी, जिन्होंने सत्यवती कथा की रचना की, जो कि 1501 ईस्वी में इन्होंने सत्यवती कथा की रचना की। फिर नेक्स्ट हमारे आगे जायसी जी ने पद्मावत की रचना की। इससे तो आप सभी रूबरू होंगे, पद्मावत फिल्म भी देख चुके होंगे आप लोग। पद्मावत जो कि पद्मावत है, यह पद्मावत 1503 ईस्वी में माना गया। इसकी रचना 1503 ईस्वी में हो गई।
सॉरी 1503 नहीं, 1540। 1503 की जो रचना है वह है मृगावती। ये है शेख कुतुबन। शेख कुतुबन शेख कुतुबन इन्होंने क्या किया? मृगावती 1503 में मृगावती की रचना की। अब हमारे जो आगे पांचवा आ गया हमारे उस्मान जी आ गए। उस्मान, इन्होंने चित्रावली की रचना की जो कि है 1613 ईस्वी में। अब ये अगला हमारे आ गए जलालुद्दीन। इन्होंने जमाल पचीसी की रचना की। जमाल पचीसी की रचना की। इसका जो है ये काल रचना काल पता नहीं है, अभी तक पता नहीं चला है। अब हमारे जो आगे हैं शेख नवी इन्होंने शेख नवी ने ज्ञानदीप की रचना की। ज्ञानदीप। इसी तरह हमारे आगे नूर मोहम्मद जी आ गए जिन्होंने अनुराग बासुरी की रचना की। कासिम शाह आ गए जिन्होंने हंस वाहिर की रचना की। ख्वाजा अहमद आ गए जिन्होंने नूरजहां की रचना की। कवि नासिर जी आ गए जिन्होंने प्रेम दर्पण की रचना की। अब जो ये नूर मोहम्मद जो है जिनकी रचना अनुराग बासुरी है, नूर मोहम्मद जो है इनकी रचना अनुराग बासुरी है। जैसा कि मैंने लिख के बता दिया है। शेख नवी ज्ञानदीप इनकी जो रचना काल है वह है 1619 ईस्वी में इनकी जो है रचना काल है। अब ये जो मैंने आप लोगों को कुछ रचना के नाम तथा कवि के नाम, रचना काल बताया, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। पूरा तो नहीं, ज़्यादातर मैं कवर करना चाहूँगी इसमें। पहला जो है वह है आगे हमारे मुल्ला दाऊद का चंद्रयान जो कि 1369 में है। 69 चंद्रयान, इस ग्रंथ की जो रचना है वह मुल्ला दाऊद ने 1379 में की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, इसे सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का जो है प्रथम ग्रंथ माना है। मतलब इसे प्रथम ग्रंथ किसने स्वीकार किया है? वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब जो है डॉक्टर माता प्रसाद इसका जो उपनाम देते हैं लोर कहा या लोर कथा, इसका जो उपनाम देते हैं। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त जी ने एक पाठ चंद्रयान नाम से संपादित किया। ये जो है चंद्रयान नाम से किसने संपादित किया? वह है डॉक्टर परमेश्वरी लाल ने जो है चंद्रयान नाम से संपादित किया। फिर प्राकृत और जो अपभ्रंश साहित्य की जो परंपरा में प्रबंध काव्य के लिए जो कक्कड़, मैंने पहले भी नाम लिया है कक्कड़, इसका जो कक्कड़ यानी जो 5 अर्धांगियों के बाद दोहा रखने का जो विधान है उसे हम कक्कड़ कहते हैं। इसके जो नायक हैं लोर है और जो नायिका है चंदा है। इसके प्रेम चित्रण को वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना जा सकता है तथा इसमें उन सभी कथानक रूढ़ियों एवं काव्य परंपरा का पालन किया गया है जो सूफी प्रेमाख्यानों में मिलती है। यानी जो ये जो है प्रथम ग्रंथ, ये जो है हिंदी का प्रथम ग्रंथ, अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया सत्यवती कथा। इस प्रेम के रचयिता जो हैं हिंदू कवि हैं ईश्वरदास जी हैं। इसकी जो रचना काल है वह 1501 ईस्वी स्वीकार की गई है। ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में हुई है। इसके जो कथानक का संबंध है राजकुमारी सत्यवती और जो राजकुमार जो नायक है वह ऋतुपर्ण के प्रेम प्रसंग से है। अब जो आगे हमारे मृगावती में शेख कुतुबन आ गए। शेख कुतुबन इसके जो है शेख कुतुबन इसके जो है कवि के नाम है।
और जो ये इन्होंने इसकी रचना की है 1503 में। अवधि में रचित मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मतलब इस सूफी काव्य परंपरा का जो प्रथम ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने इसको दिया है, यानी मृगावती को इस प्रथम ग्रंथ सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ मृगावती को माना है। ये जो है ये भी दोहा चौपाई शैली में थी, शुद्ध अवधि में थी। फिर ये जो है जायसी का पद्मावत में ये सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में की गई। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती का प्रेम कथा है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार जायसी से बहुत पहले इस प्राकृत भाषा में रचित एक रचना मिलती है रचन से कथा के नाम से, जिन्होंने उन दोनों का गहरा संबंध बताया। यानी वे कहते हैं कि जो है जायसी जी ने रतन से कथा को अवधी भाषा में, प्राकृत भाषा को अवधी भाषा में अनुवाद किया है। मतलब ये मिलती जुलता कथा कहने वाले अन्य ग्रंथ को अवधी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया हो। मतलब ऐसा लग रहा था मानो इस ग्रंथ को, मिलती जुलती कथा वाले किसी अन्य ग्रंथ को अवधी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया है। अब जो पद्मावत की रचना अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई शैली में हुई, यह अवधी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जा सकता है। जायसी रायबरेली जिले के जायस नाम के स्थान पर रहने वाले थे। अवध क्षेत्र में जो आता था, इसलिए उन्हें पद्मावत के में ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द, क्रिया, रूप, मुहावरे, लोकोक्ति ठेठ अवधि के जो क्षेत्र हैं, जो ठेठ अवधि के क्षेत्र में वहाँ के वो रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग करना ज़्यादा सरल उन्हें लगा। पद्मावत में 7 अर्धांगिलियों के बाद दोहा कक्कड़ बनाया गया। मैं अपने वीडियो में कक्कड़ बता चुकी हूँ, जिनमें 5 अर्धांगिलियों के बाद दोहा रखने का विधान होता है। इसी में 7 अर्धांगिलियों के बाद इसमें दोहा रखने का प्रावधान किया, जिससे कड़वक बनाया गया। अब जो है नेक्स्ट है हमारे मधुमालती नामक प्रेमाख्यान महाकाव्य रचना 1545 ईस्वी में मंझन द्वारा की गई। इसका जो है नायक जो है मनोहर राजकुमार है तथा नायिका जो है मधुमालती नामक राजकुमारी है। इसकी जो रचना है वह है अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में की गई, और इसमें जो कड़वक देने का जो विधान है 5 अर्धांगिलियों के बाद दिया गया। ऐसे ही हमारे आ जाते हैं चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप। ये सभी सूफी कवियों ने अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। वस्तुतः इसमें से अधिकांश कवि अवध के क्षेत्र में निवासित हैं और ये अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जनभाषा को साहित्य में प्रयुक्त किया। सूफी कवियों द्वारा जो है प्रयुक्त अवधि का स्वरूप ठेठ ग्रामीण अवधि, जिसमें संस्कृत बहुत कम है। अवध क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली लोक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विशिष्ट शब्दावली तो उसमें मिलती ही है, साथ ही उनकी जो क्रियापद संरचना अवधि की है। अब हम देखते हैं कि जो अवधी भाषा में राम भक्त भी आए, जैसे ईश्वरदास जी आ गए, तुलसीदास जी आ गए, लालदास आ गए। कौन कौन सा आ गए? तुलसीदास जी आ गए, लालदास आ गए, ईश्वरदास जी आ गए। ये जो तीनों हैं वह अवधी भाषा में भी इन्होंने रचनाएं की। ईश्वरदास ने सत्यवथा नामक ग्रंथ की रचना की। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा की रचना की, ग्रंथ की रचना की, जो कि प्रेमाख्यानक परंपरा की थी। इसके अतिरिक्त रामकथा संबंधी 2 प्रमुख इन्होंने ग्रंथ लिखा जो अवधी भाषा में है। पहला तो है भरत मिलाप, दूसरा है अंगद पैज के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा अवधी भाषा में। अब हमारे जो ईश्वरदास के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इन्होंने महाकाव्य की रचना की अवधी भाषा में रामचरित
मानस, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में की। कब की? 1574 ईस्वी में की। यह हिंदी का गौरव ग्रंथ है। इसकी रचना दोहा चौपाई शैली में की गई। रामचरितमानस के अतिरिक्त जो तुलसीदास का जो है वह है कवितावली आ गया, कवितावली, गीतावली, गीतावली, पार्वती मंगल आ गया, बरवे रामायण आ गया, बरवे रामायण आ गया, रामलला नहछु आ गया। ये जो है इन्होंने अवधी भाषा में ही ये जो है ग्रंथ लिखे। तुलसीदास की अवधी शुद्ध परिनिष्ठित साहित्य अवधि है, जिसमें संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया। जायसी की अवधि से तुलसी की अवधि में भिन्न है, क्योंकि जो जायसी का जो अवधि है वह ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधि है, तथा जो तुलसी की जो अवधी भाषा है वह ग्रामीण न मानकर साहित्य अवधि माना जाता है। तुलसीदास के अतिरिक्त लालदास जी हैं। इन्होंने 1443 ईस्वी में अवध विलास की रचना की, तथा आधुनिक काल में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने दोहा चौपाई शैली में अवध भाषा में कृष्णायन किसने किया? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने इन्होंने जो है अवधी भाषा में रचना की। और कृष्ण कथा पर लिखा गया है कि अवधी का आधुनिक महाकाव्य। अब आगे हमारे रमी काका इस काल में प्रमुख कवि हैं। पूरे छोटे रूप में ये कहा जा सकता है कि जो अवधी भाषा को साहित्य में प्रयुक्त करने का श्रेय सूफी कवियों को जाता है और तथा राम भक्त कवियों को जाता है। जैसे जायसी और तुलसी अवधी के महाकवि हैं तथा इनकी रचना हिंदी के लिए गौरव ग्रंथ में गिनी जा सकती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा तथा इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। नमस्कार।